नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप सभी का एकाग्रता में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे थे यूपीएससी मेंस जीएस के क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमने जीएस 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और जीएस 2 हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहले ही गवर्नेंस कर चुका है, सोशल जस्टिस कर चुका है और अब हम कर रहे हैं पॉलिटी। और ये है हमारा पॉलिटी का 5th लेक्चर, जिसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ अदर कंट्रीज। मतलब इंडिया का हमारे सिलेबस में पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करना है हमारे अदर कंट्रीज से। तो हमें जैसे क्वेश्चन आ रखे हैं किस पे, हमारे यूएस से आ रखे हैं, फ्रांस से आ रखे हैं, ब्रिटिश से आ रखे हैं, ब्रिटेन से आ रखे हैं। तो हम करने की कोशिश करेंगे जितना भी हम कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहला है कि क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर्स थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फ्रांस कैसे इलेक्ट करते, मतलब इलेक्शन होता है उनका प्रोसेस, तो वो प्रोसीजर हमको बताना है, राइट। और पूछा है क्रिटिकली, क्रिटिकल की मतलब कि हमको कंपैरिजन करना है कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं और साथ ही साथ हमको डिससिमिलैरिटीज़ भी बताना है। समझ में आया? तो करते हैं शुरू। तो पहला इंट्रो है कि Indian president is elected as indirectly as we follow the parliamentary form of government। डायरेक्टली इलेक्टेड होता है जो कि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से। फ्रांस फॉलो द सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंस इज इलेक्टेड डायरेक्टली बट थ्रू द 2 राउंड्स। ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट होता है वहाँ पर वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, 2 राउंड्स लगते हैं उनको और 2 राउंड्स में वो इलेक्ट किया जाता है। पहला तुम्हारा प्रोसीजर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज सिलेक्शन। जैसे कि इंडियन प्रेसिडेंट की सिलेक्शन के अंदर 3 राउंड यूज़ किए जाते हैं और इसी के अंदर हमारे 2 राउंड किए जाते हैं। अभी उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक, आपने प्रीलिम्स में जब भी आपने पढ़ा होगा कि जब प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, तो इसके लिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं करूँगा थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन फ्रांस वाले के लिए। तो आर्टिकल 54 के अंदर क्या बोलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस। यानी कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कौन कौन होगा, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूनियन टेरिटरीज। तो ये सारी की सारी है किसमें, आर्टिकल 54 के अंदर लिखा है। आर्टिकल 55 क्लॉज 3 के अंदर लिखा है कि जो इलेक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से थ्रू होगा बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि क्या होगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा थ्रू सीक्रेट बैलेट। द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 50% ऑफ द टोटल वोट कास्ट प्लस 1 वोट टू विद इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यानी कि जो कैंडिडेट को सिक्योर करने पड़ेंगे 50% ऑफ द टोटल वोट और एक कास्टिंग वोट कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, यानी कि 50+1 का हम रेशियो लेके चलते हैं, तो इतने आपको करने पड़ेंगे, आप तभी आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत सकते हैं। फिर आता है हमारा कंसर्न विद द प्रोसेस। क्या है हमारे कि वैल्यू ऑफ वोट क्या होती है। जो वैल्यू ऑफ वोट होती है वो डिसाइड करती है स्टेट टू स्टेट, यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उसको उतना ज़्यादा वोट। हमने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ वोट कैसे निकाला जाता है, कि नंबर ऑफ द पॉपुलेशन करते हैं, नंबर ऑफ एमपी करते हैं, उसको डिवाइड वगैरह करते हैं, फिर हमको निकल के आता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रीलिम्स के अंदर उसका फॉर्मूला, तो उससे देखते हैं। इलेक्शन कैन बी कैरिड आउट इवन इफ एनी स्टेट असेंबली इज डिसॉल्व अंडर आर्टिकल 356। यानी कि स्टेट असेंबली अगर डिसॉल्व भी होगी तब भी आर्टिकल 356 के थ्रू क्या हमारा फिर भी इलेक्शन होगा। और क्या हमारा प्रेसिडेंट इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनी पर्सन अदर देन कैंडिडेट और एन इलेक्टेड। यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर हुआ है और उसको चैलेंज करने के लिए वही चैलेंज कर सकता है जो उसके अपोजिट में खड़ा हुआ हो, और कोई नहीं कर सकता। नो पार्टिसिपेशन ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड द यूटीज विदाउट द। तो हाँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, एंड द यूटीज विदाउट लेजिस्लेशन, और वो यूटी भी नहीं होती है जिसका बिना लेजिस्लेशन वाली यूटी भी नहीं होती है। तो यूटी जिसकी लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। समझ में आ गया? तो जिस यूटी के अंदर लेजिस्लेचर नहीं है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसके अंदर है वो पार्टिसिपेट करेंगे। प्रोसीजर ऑफ द फ्रेंच इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, 2 राउंड्स में होता है। फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि ऑफिशियली बिकम द कैंडिडेट कंटेस्टेड मस्ट बी नॉमिनेटेड होना चाहिए एटलीस्ट 50 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, कि जो कंटेस्टेड होगा उसको रिप्रेजेंट करने वाले लगभग 500 इलेक्टेड मेंबर, मतलब 500 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, तब जाके वो नॉमिनेट हो पाएगा। पहला। दूसरा, मतलब इसको नॉमिनेट करने वाले लगभग 500 बंदे होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, ऑफिशियल इलेक्शन कैंपेन ईच कैंडिडेट इज गिवन इक्वल एयर टाइम ऑन टीवी रेडियो। यानी कि मान लो ये सारे कैंडिडेट्स हैं,
ठीक है, सबको अच्छा खासा 500 का वोट मिल रखा है, ठीक है, मतलब सपोर्ट मिल रखा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सभी को एक अपना इंडिविजुअल टाइम दिया जाएगा बताने के लिए अपना कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे थ्रू, यानी कि एयर टाइम दिया जाएगा, यानी कि टीवी पे वो प्रमोट कर सकते हैं, रेडियो पे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट राउंड होने के 2 वीक बाद सेकेंड राउंड होगा, यानी कि 2 वीक बिफोर द सेकेंड राउंड, यानी फर्स्ट राउंड टेक प्लेस, यानी कि जब पहला राउंड हो जाएगा उसके 2 वीक बाद सेकेंड राउंड होगा, ठीक है। और उस सेकेंड राउंड के अंदर क्या होगा, सेकेंड राउंड ऑर्गेनाइज ओनली नो कैंडिडेट विल विन ओवर 50% ऑफ द वोट। तो जो सेकेंड राउंड होगा वो उन्हीं के साथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिनको 50% से ज़्यादा वोट मिले होंगे। ये नंबर ऑफ वोट है, नो नहीं है, नंबर ऑफ वोट, ठीक है, कि नंबर ऑफ कैंडिडेट विन ओवर 50% ऑफ द वोट, यानी कि जिसको 50% ऑफ वोट से ज़्यादा मिले होंगे वो अगले राउंड के लिए सर्वाइव करेगा। ओनली 2 कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट क्वालिफाई फॉर द सेकेंड राउंड, यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे मतलब, ठीक है, तो वही 2 कैंडिडेट आगे के जाएंगे सेकेंड राउंड के अंदर। समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या है, पहला पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है हमारा 500 में नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि सबको अलग एयर टाइम दिया जाएगा, टीवी और रेडियो का दिया जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड के अंदर जिसके पास 50+ वोट है उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, और उनके अंदर 2 को सेलेक्ट किया जाएगा और बाकी फिर उनमें से उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, राइट। कंसर्न्स विद द फ्रेंच इलेक्शन, लैक ऑफ अप्रूवल इफ डू नॉट गॉट अप्रूवल फ्रॉम, हाँ, कि कंसर्न्स क्या है, अगर 500 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का अप्रूवल नहीं मिला तो आप नहीं खड़े हो सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सेकेंड राउंड के अंदर आपके पास 50% वोट से कम मिले तो आप सेकेंड राउंड भी नहीं जीत सकते, मतलब सेकेंड राउंड में भी आपको आगे नहीं लिया जाएगा। तो आपको मिनिमम 50% वोट होने ज़रूरी है सेकेंड राउंड के लिए भी आने के लिए, ठीक है। सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, तो एक तो डिफरेंसेस देख लिए, अब ये है सिमिलैरिटीज़ थोड़ी। तो ये हमने पूरा देखिए इलेक्शन प्रोसीजर, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा था ना प्रोसीजर, ठीक है। तो इसके अब आ जाता है हमारा इसकी क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो कुछ सिमिलरिटीज़ हैं कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि हमारा इन बोथ प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड टेन्योर 5 साल, यानी कि दोनों के अंदर 5 साल का टेन्योर होता है, फिक्स टेन्योर होता है। और दोनों को जो इलेक्टेड होता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम्स के थ्रू क्या बोलते हैं, दोनों इलेक्टेड होते हैं। दूसरा, बोथ कंट्रीज वोटिंग फॉर द पार्लियामेंट इज डन थ्रू सीक्रेट बैलेट, यानी कि दोनों के अंदर सीक्रेट बैलेट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज से मतलब क्या है कि इलेक्टेड मेंबर ही जो हैं उनको प्रेसिडेंट के रूप में बनाएंगे, क्योंकि देखो इलेक्टेड जैसे इंडिया के इसमें प्रेसिडेंट हमारा जैसे यूटी भी है, लोकसभा है, राज्यसभा भी है, वो सारे सारे नॉमिनेट करते हैं किसी पर्टिकुलर मेंबर को। और फ्रांस के अंदर भी हमें 500 का नॉमिनेशन चाहिए होता है तभी आप सेलेक्ट होगे। तो जो इलेक्टोरल सिस्टम यानी कि उनको इलेक्टेड मेंबर द्वारा सपोर्ट देना, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर द्वारा चुनना किसी प्रेसिडेंट को, उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, ठीक है। सीक्रेट बैलेट सिस्टम है। बोथ रिक्वायर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट टू सिक्योर द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द वोट ऑफ द कास्ट टू बी इलेक्टेड, यानी कि दोनों प्रेसिडेंट कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए तभी वो सिलेक्ट हो पाएंगे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है कि अ कैंडिडेट नीड्स टू रिक्वायर मोर देन 50% ऑफ वोट, मतलब 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स चाहिए होंगे तभी वो जीतेगा। ये नहीं हो सकता कि हाँ कि ये 4 खड़े हैं और इन चारों में से इसके पास सबसे ज़्यादा वोट आ गए मगर इसके पास टोटल बहुमत का 50% नहीं है और इसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपके पास बहुमत का 50% वोट होना ही ज़रूरी है, ठीक है। सेम हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि आपके पास 50% का बहुमत होगा तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, अगर 50% का बहुमत नहीं हुआ तो आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। सेम इंडिया के अंदर भी यही सिस्टम है। डिसिमिलरिटीज़ क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, तो पहले तो हमने ये स्टार्टिंग में देख लिया था, इसके जो प्रेसिडेंट का जो होता है वो क्या होता है, इंडियन प्रेसिडेंट के इसमें हमारे 3 राउंड सिस्टम चलता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सेम यहाँ पर हमने फ्रांस में देख लिया था, पहला राउंड और सेकंड राउंड, पहला राउंड यहाँ, सेकंड राउंड यहाँ पर, अच्छे से बता दिया मैंने, ठीक। डिसिमिलरिटीज़ में तो पहले ये वाली आ गई। दूसरे आता हमारा डिफरेंट इन इलेक्टोरल कॉलेज। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हमने अभी देखा कि इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर हमारा क्या चीज़ रहता है, ये देखो ये सारी चीज़ें होती है कि लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव यूनियन, मगर इसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, इसके अंदर चेंजेस होते हैं हमारे कि 500 बंदे क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे पहले बंदे को, 500 बंदे इलेक्टेड बंदे होंगे, नॉमिनेट करेंगे, तो ये डिफरेंस आ गया। 3 राउंड 2 राउंड देख लिया हमने। डिफरेंस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
कि दोनों के एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो अलग अलग हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इज़ एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन ओनली वंस, हाँ कि जो फ्रेंच का प्रेसिडेंट है वो एक बार ही एलिजिबल हो सकता है री इलेक्शन के लिए, ठीक है। मगर इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसके पास कोई भी लिमिट ऐसी नहीं है, वो कितनी भी बार हो सकता है। So both democratic system are unique and suitable for the respective country. Despite the difference in the electoral election procedure, the ultimate goal of the president of India and the France is quite similar. ठीक है, दोनों का कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी उसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये बेसिक हमारा छोटा सा कंपैरिजन था प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो आप PYQ का पार्ट है, आप देख लीजिएगा इसको और अच्छे से, ठीक है। तो फ्रेंच से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। देखो, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच ऑफ सेक्युलरिज्म। देखो यहाँ पर कि हमको पता है कि हम सेक्युलरिज्म को वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में 2 में डिवाइड करते हैं। हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था जब हमने सोसाइटी पढ़ी थी। तो ये कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं होगा तो आप वेस्टर्न और इंडियन सेक्युलरिज्म से थोड़ा कंपेयर करके आप आंसर कर सकते थे, ठीक है। जिसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह भी दिए थे, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, ठीक है। पहला इंटो देख लेते हैं कि सेक्युलरिज्म इज अ प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड पर्सन्स मैंडेट टू रिप्रेजेंट द स्टेट फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस डिग्निटीज। कि बेसिक क्या है, सेक्युलरिज्म होता है कि हमारा सेपरेट फ्रॉम सेपरेशन कि स्टेट का सेपरेशन होना रिलीजन से और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से। तो हमने यहीं पर वो वही बेसिक डेफिनेशन लिखी है जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, राइट। फिर हमारा इशू विद द फ्रेंच मोड ऑफ सेक्युलरिज्म। क्या है इशूज कि कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। कि फ्रांस के अंदर क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिलीजन और स्टेट का क्या है हमारा सेपरेशन, जिसकी वजह से हमारा रेडिकलाइजेशन, सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी और नेग्लिजेंस अमंग द सेक्शन ऑफ द पीपल देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा ओवर फ्रीडम टू क्रिटिसाइज वंस रिलीजियस बिलीफ, यानी कि एक दूसरे की जो रिलीजियस बिलीफ है उसको क्या क्रिटिसाइज करना, जिसकी वजह से हमारा वायलेंस क्रिएट होने को मिलता है। जैसे चार्ली हेब्डो केयर, ठीक है। तो ये कोई होगा, आप नेट पे सर्च मार सकते हो, ठीक है। किलिंग ऑफ अ मिडिल स्कूल टीचर को मार दिया था, तो एग्जाम्पल के रूप में याद कर सको तो कर लेना, नहीं तो ठीक है। वैसे इतनी बड़ी स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर एग्जामिनर को नहीं पता होगा कि ये कौन सा केस है कौन सा नहीं है, ठीक है, तो वो और प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा आप नॉर्मल पॉइंट ही लिख के आ जाओ, या फिर थोड़ा सा केस के बारे में पढ़ लो और 1-2 लाइन लिख सकते हो। दूसरा था हमारा पब्लिक प्लेसेस पे प्रोहिबिशन होना, किसका, रिलीजन का। जैसे हमारा कॉर्नवॉल्फ अटैक, ठीक है, और कॉज सोशल टेंशन इन द फ्रेंच सोसाइटी। सेम है क्योंकि ये काफ़ी फेमस होगा तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, ठीक है। जैसे हिजा, ये आप ये मत लिखो, दूसरा ये लिखो, हिजाब एंड बुरखा बैन इन द फ्रांस हैज़ क्रिएटेड एंग्जाइटी अमंग द माइनॉरिटी। न्यू चैलेंजेस पोज्ड बाय इमिग्रेशंस, ठीक है। जैसे कि हमारा करंट मॉडल ऑफ फ्रेंच सेक्युलरिज्म क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट विद द रिजेक्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, दे हैव डिफरेंट कल्चर अटायर नीड टू बी सीज्ड। यानी कि ऑब्वियसली बात है कि ठीक है, तो रिलीजन एक इमिग्रेशन के लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनता जा रहा है फ्रेंच में, ठीक है। और क्या हमारा इन पॉलिसी पावर दैट कुड इंडेंजर रिस्पेक्ट ऑफ द सिविल लिबर्टीज़। तो कहीं ना कहीं ये घातक है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल रिस्पेक्ट और सिविल लिबर्टीज़ के लिए, ठीक है, उनकी आज़ादी के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जो हमारा फ्रेंच सेक्युलरिज्म है वो कहीं ना कहीं मतलब सही देखने को नहीं मिलता है। इसलिए वो क्वेश्चन में बोला गया कि क्या सीखना चाहिए हम फ्रेंच को इंडियन सेक्युलरिज्म से, कि जहाँ पर हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म के अंदर क्या होता है हमारा, कि हम बात करते हैं सर्वधर्म संभव की, ठीक है, जहाँ पर सभी रिलीजन को इक्वल माना जाता है, ठीक है। और जो स्टेट होता है वो इंडिविजुअली सभी से अलग अलग सेपरेट होता है, किसी के भी फेवर में नहीं होता, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर होता है, ठीक है। स्टेट इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर मतलब कि ना किसी का फेवर ना किसी का, उसके लिए सभी समान है, ये वाला है। नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन इंडिया, रिस्पेक्टिंग रिस्पेक्ट करता है सभी रिलीजन की और प्रमोट करता है हमारा प्लेरिटी ऑफ रिलीजन को। राइट टू प्रोफेस प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा हुआ है। अकोमोडेशन ऑफ द रिलीजन ऑफ डिफरेंट डिफरेंसेज, यानी कि हम मैंने पढ़ाया था ना आपको एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन, यानी सभी को एकोमोडेट करता है, ठीक है। और
परफॉर्म देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंदर। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एम्ब्रेस्ड एंड प्रमोटेड बाय पर्सनैलिटी लाइक विवेकानंद एंड महात्मा गांधी। ठीक, द इंडियन सेक्युलरिज्म नॉट ओनली डील विद द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बट ऑल्सो द माइनॉरिटी मुस्लिम आर गेटिंग हज सब्सिडी, यानी कि उनको हज सब्सिडी भी मिलती है। ठीक, तो ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया के अंदर जो रिलीजन है वो ज़्यादा सिक्योर है, प्लूरैलिटी को प्रमोट करता है और सभी के राइट्स का उतना ही सम्मान करता है और सभी के रिलीजन को इक्वली सम्मान देता है। राइट, तो ये थी हमारी डिफरेंसेस। तो इट इज़ नीडेड फॉर द फ्रांस दैट दे कैन लर्न फ्रॉम इंडियन सेक्युलरिज्म फॉर गेटिंग पीस एंड normally to support principle of unity and brotherhood that curbs the conflict या reduces the conflict, ये curb है CURB, curb the conflict या reduces the conflict, जो भी ले सको। और क्या, जैसे फ्रांस के लेजिस्लेचर के अंदर बात करें तो उसके अंदर एग्जीक्यूटिव ज़्यादा स्ट्रांग होती है, फिर लेजिस्लेटिव होती है, फिर जुडिशरी होती है। मगर इंडिया के अंदर उल्टा होता है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हमारी जुडिशरी इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव होती है। ठीक है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की बात करें तो हल्का फुल्का हम अगर जर्मन से रिलेटेड अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाए तो आज तक कभी पूछा नहीं है, मगर फिर भी आपको जानना हो तो ये देख लो कि नेचर ऑफ पॉलिटी क्या होती है। फेडरल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर सेंटर और स्टेट की पावर ऑलमोस्ट इक्वल होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट चांसलर होता है, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट होता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है जिसके अंदर बुंडेस्टैग और बुंडे स्टेट, ठीक है, जो कि बुंडे स्टेट जो होता है हमारा सिमिलर टू राज्यसभा होता है, और बुंडेस्टैग जो होता है हमारा जो कि हमारा पॉपुलर हाउस होता है जो कि लोकसभा के की देखने को मिलता है लोकसभा की जैसे। जुडिशरी यहाँ पर जो होती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से पावरफुल होती है, सिमिलर इन द लाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोशन फॉर द न्यू चांसलर यानी कि नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जर्मनी के अंदर जब भी हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि ये हमारी सरकार है, इसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन किया जाता है और सभी से सिंपल मेजोरिटी के थ्रू क्या कर देते हैं, हाथ खड़ा करवा देते हैं कि हाँ भाई आप इसके अगेंस्ट हो। तो अगर सब हाँ कर लें तो क्या हो जाता है, हमारा नो कॉन्फिडेंस पारित हो जाता है और सरकार को रिजाइन देना पड़ता है। बट यहाँ पर जर्मनी के अंदर ये तो होता ही है, प्लस एक कॉन्फिडेंस मोशन भी दिखाना होता है कि हाँ जो नई सरकार आएगी तो वो कौन सी कॉन्फिडेंस में दिखा कि किसके फेवर में है ऑन द सेम टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम आपको कॉन्फिडेंस मोशन भी दिखाना होता है कि कौन सी सरकार दूसरी बनेगी और वो कौन सी जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है। राइट, तो ये हमारा हल्का फुल्का है। अगर जर्मन से रिलेटेड आ जाए तो आप कम से कम पॉइंट्स लिख के आ जाओगे, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है। दूसरा आता हमारा स्विस कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम से रिलेटेड है कि उसकी नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है, कि फेडरल है या नहीं है। तो ये सब है कि फेडरल है तो DSWR है, ऑब्वियसली बात हो गई है। इंडियन के अंदर क्या है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है बट यूनियन टाइप का, यानी कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है स्टेट से। ठीक है, रेजिडरी पावर जो है वो सेंटर के पास है, आर्टिकल 248 के अंदर हम बोलते हैं। दूसरा फेडरल स्ट्रक्चर हमको पता ही है कि DSWR के अंदर होता है, वो फेडरल होता है। DSWR से मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर से, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। दूसरा आता हमारा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आज रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता हमारा ए से अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स COURTS, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा प्रीलिम्स में भी, तो जब फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसका है। दूसरा आता हमारा कन्फ्रंटेशन टाइप होता है। यहाँ पर जो स्टेट्स होते हैं वो कैंटोन्स कहलाती हैं। ठीक है, कन्फ्रंटेशन यानी कि यहाँ पर स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टेट होते हैं उनको कैंटोन्स बोला जाता है। ठीक है, नो लीगल एग्रीमेंट, इन दोनों के बीच में कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं होता है, तो इनका बीच में क्या हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, यानी कि डिवीजन हो सकता है। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन प्रोस्पेक्ट विल बी रिमेन। रेजिडरी पावर नॉट विद द सेंटर, ऑब्वियसली बात है जब स्टेट के पास ज़्यादा पावर है, अलग ऐसा होगा ना, अलग अलग स्टेट्स होंगी। ठीक है, फिर कंबाइन करके सेंटर होगा, तो इन सभी जो कैंटोन्स इनके पास ज़्यादा पावर है कंपेयर टू मीन सेंटर स्टेट। तो यहाँ पर रेजिडरी पावर ऑब्वियसली बात सेंटर के पास नहीं होगी, मगर जहाँ पर सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी वहाँ पर रेजिडरी पावर कहाँ होगी, सेंटर के पास होगी। फिर आता हमारी लेजिस्लेचर जो होती है हमारी बाइकैमरल होती है। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेचर के अंदर बाइकैमरल होती है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो हमको पता है जैसे यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो सिमिलर होता है हमारा इंडियन के उससे काउंसिल ऑफ स्टेट से। ठीक है, और जो अपर हाउस होता है हमारे जैसे लोकसभा है, यहाँ पर होता है नेशनल काउंसिल, जिसके अंदर हमारे कितने होते हैं, 46 मेंबर होते हैं, और इस काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर कितने होते हैं, 46 मेंबर्स होते हैं। राइट, ठीक, और इस काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर जो रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं वो कैंटोन्स और सेमी कैंटोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे राज्यसभा के अंदर सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वैसे ही इसके अंदर भी कैंटोन और सेमी कैंटोन्स के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। किसके अंदर, काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर। 7 मेंबर्स कमेटी होती है जिसमें 1 होता है प्रेसिडेंट और 6 होते हैं मिनिस्टर।
ठीक है। स्विस एग्जीक्यूटिव 4 ईयर ऑफ वर्किंग पीरियड, यानी कि इन मिनिस्टर का 4 साल का वर्किंग पीरियड होता है, ठीक है। और इस प्रेसिडेंट का 1 साल का वर्किंग पीरियड होता है। हर साल जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। थोड़ा समझ में आया। तो नेशनल काउंसिल हमारे लोकसभा की तरह है, ये हमारे राज्यसभा की तरह है। ये सेलेक्ट किया जाता है हमारे कैंटोन्स और सेमी कैंटोन्स की तरह होते हैं, जैसे हमारे डिफरेंट स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा के अंदर आते हैं। मगर इसके अंदर हमारे 200 लगभग मेंबर्स होते हैं। उनमें से एक कमेटी होती है 7 मेंबर की कमेटी, जिसके अंदर एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है मिनिस्टर होते हैं 4 साल के पीरियड के लिए, उसमें से एक होता है प्रेसिडेंट जो कि 1 साल के लिए ही बनता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइसेज, जैसे ठीक है। कि क्या है, सबसे पहले अगर हमें किसी पॉलिसी के अंदर कुछ चेंज करना है तो वहाँ पर जो इनिशिएट करेगा सबसे पहले कौन करेंगे, पीपल करेंगे, कि वो चाहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे पहली चीज़ को, ठीक है। उसके बाद जब इनकी बात मान ली जाएगी और क्या करेंगे, एक रेफरेंडम प्रस्तुत किया जाएगा बाय गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। जब ये रेफरेंडम इनिशिएट कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, तो फिर क्या किया जाएगा, प्लेबिसाइड कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि जनमत संग्रह, यानी कि लोगों से ही पूछा जाएगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर जो बात की जाती है ना, वो पब्लिक के थ्रू, कि पब्लिक ने डिमांड करी और गवर्नमेंट ने वो मान ली, ऐसे किया जाता है। समझ में आ गया। नाउ अब रहता है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके सीम्स टू बी अ कवरिंग एज वेल एज converging as well as diverging in the recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of the judicial practices. कि judicial practices में कौन कौन सी convergence है और divergence है, हमको वो लिखनी है किसमें, किसके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। तो क्या है पहला, द ब्रिटिश एंड द इंडियन जुडिशियल सिस्टम दो डिस्टिंक्ट इन देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन शेयर्स कॉमन फीचर्स एंड प्रिंसिपल, ठीक है। कि दोनों अपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से दोनों अलग हैं एंड एप्लीकेशन शेयर कॉमन फीचर, बट कहीं ना कहीं वो कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स और कॉमन फीचर्स भी शो करते हैं। नॉर्मल कोई भी अगर इंट्रो हो गया तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है इसमें कि आपको यही इंट्रो लिखना है। दूसरा, कन्वर्जेंस इन द बोथ सिस्टम रिसेंट टाइम्स, की कौन कौन सी, जैसे कि हमारा एडॉप्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री लीगल एड, और क्या हमारा ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, लीगल एजुकेशन रिफॉर्म, और एम्फेसाइज ऑन द मीडिएशन, ठीक है। तो ये तो कन्वर्जेंस दिखा रहा है। की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश, जैसे हमारा रूल ऑफ लॉ यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, इवन हमने ही उनसे लिया है। डॉक्ट्राइन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट, यानी डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट्स आर ट्रीटेड एज लीगली टॉर्च बियरर, ठीक है। और क्या हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जुडिशरी क्या होती है, हमारी इंटीग्रेटेड होती है। और क्या, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स हायरार्की की कोर्ट्स, लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट एज द हायर कोर्ट ऑफ द कंट्री। सिंपल सिंपल सी बात है। आफ्टर 2009 इन यूके ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील। जुडिशियल रिव्यू बोथ रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू विच इनेबल्स द कोर्ट टू रिव्यू द लीगलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। दोनों के अंदर जुडिशियल रिव्यू, अब ये भी बता दो कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से ले आया था इंडिया ने। फिर आता हमारा अदर सिमिलैरिटीज़, यूएस से लिया था, ठीक है। चलो अदर सिमिलैरिटीज़ क्या क्या, जैसे लीगल प्रोफेशनलिज्म, एक्सेस टू द जुडिशियल थ्रू फेडरल, ये तो हमने पढ़ ही लिया, फ्री लीगल एड, जुडिशियल सिस्टम ऑफ सेफगार्डिंग टूल टू प्रमोट सिविल लिबर्टीज एंड फंडामेंटल राइट्स। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो जुडिशरी के अंदर हमको देखने के मिलती हैं इंडिया और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है। चाहे वो रूल ऑफ लॉ क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्यों ना हो, और हमारा डिवीजन, हायरार्किकल डिवीजन क्यों ना हो, और हमारा डिफरेंट छोटे छोटे जो चेंजेस आ रहे हैं वो, ठीक। बट कुछ कुछ हमारे डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इन द इंडिया, बट यहाँ पर है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। इवॉल्व जुडिशरी प्रोसेस इंडिया, जुडिशियल प्रोसेस है वो क्या है, इवॉल्व है, और इसके अंदर स्टेबलाइज प्रोसेस इन यूके। लीगल प्लूरिज्म ऑफ इंडिया, इसके अंदर यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क है। दूसरा क्या हमारा जूरी ट्रायल इन यूके, सिटीजन पार्टिसिपेशन एब्जॉर्ब इन इंडिया, एबॉलिश इन इंडिया 1960, यानी कि जूरी ट्रायल क्या होता है, यूके के अंदर ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ऑर्डनरी पीपल, यानी सिटीजन पार्टिसिपेशन से मतलब ऑर्डनरी पीपल को बुलाया जाएगा, ठीक है। उनको बैठाया जाएगा, कुछ लगभग 10 से 12 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर उनसे पूछा जाएगा कि ये जो केस है इसमें ये पर्सन गिल्टी है नहीं गिल्टी है, ठीक है। और ये जब जवाब देंगे कि हाँ ये गिल्टी है नहीं गिल्टी है, उसी के हिसाब से ज़्यादातर जो कोर्ट के जो जज हैं वो कहीं ना कहीं अपना निर्णय लेते हैं, ठीक है। मगर ये ऑब्वियस बात है, निर्णय जो होगा बाइंडिंग नहीं होगा। बट ये सारी चीज़ें जो ज्यूरी ट्रायल की जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर अबॉलिश है, ऑब्वियस बात है, ऐसा तो हमारे इंडिया में होता नहीं है।
ज्यूरी ट्रायल हमारे के अंदर अबॉलिश है, जो कि 1960 के अंदर ही अबॉलिश कर दी गई थी। अब तक कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क डिफरेंट है, हमारा जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस डिफरेंट है, हमारे इसमें रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नो ओरिजिनल जुडिक्शन विद द सुप्रीम कोर्ट इन यूके, कोई भी ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं है। यूके हैज़ मोर रॉबस्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, कि उसका अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं। और ये भी बता दूं कि डिफरेंसेस हैं कि हमारा केसेस अगेंस्ट द जज इटसेल्फ, यानी कि पर्सनल मिसकंडक्ट, ठीक है, कि या फिर हाँ पर्सनल मिसकंडक्ट के लिए, यानी कि जजेस के ऊपर ही केस लगाया जाए, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इंडिया की चीज़ें अलग हैं और हमारा यूके के अंदर अलग है। जैसे कि अभी हमने आपने पढ़ा होगा न्यूज़ के अंदर भी, कि आपने देखा था कि एक केस आया था जिसके अंदर, अभी रिसेंट की बात है, कि एक जज के केस के अंदर आग लग गई थी, और जब आग में देखा गया तो वहाँ पर काफ़ी पैसा मिला। पैसे मिलने से मतलब क्या है, उन्होंने कहीं ना कहीं करप्शन किया है, करप्ट पैसा है। तो उनका कुछ अभी ना कोई एफआईआर लॉन्च हुई है उनके अगेंस्ट, ठीक है। क्यों एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है? क्योंकि किसी भी जज के अगेंस्ट अगर एफआईआर लॉन्च करनी है, तो ये जो रिटन रिकमेंडेशन जो होगा, सबसे पहले ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा। सीजीआई बताएगा कि हाँ उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए या नहीं चाहिए। बताओ, एफआईआर लॉन्च होने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई लिखेगा, तभी आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च होगी जज के अगेंस्ट, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं भाई जुडिशरी के अंदर भी। While there may be a converging trend such as the technology adoption, judicial process, these are also distinct, different, rooted in their constitutional structure, legal tradition and the institutional framework. ठीक है, तो ये था हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट। अब आ जाता हमारा, ये तो जुडिशरी का था, ठीक है। अब कुछ नेचर ऑफ पॉलिटी या फिर लेजिस्लेचर से रिलेटेड भी हम देख लेते हैं, कंप्लीट करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, यानी कि जुडिशरी क्वेश्चन आ गए तो अब लेजिस्लेटिव से भी आ सकता है, ठीक है, किसी और चीज़ से भी पूछ सकता है, तो वो भी हम इसी के अंदर देख लेंगे, ठीक है। अब जाता है हमारा कि नेचर ऑफ पॉलिटी कैसी है उसकी, किसकी? ब्रिटिश की। कि जैसा ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे उसकी नेचर ऑफ पॉलिटी है। जैसे कि हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटरी नेचर है, यानी कि सेंट्रलाइज टेंडेंसी है, नो डिवीजन ऑफ पावर है, और क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्या हमारा लिमिटेड पावर ऑफ जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी की लिमिटेड पावर है, लेजिस्लेटिव की ज़्यादा पावर है, यानी कि लेजिस्लेटिव एंजॉय द सरप्लस पावर देन जुडिशरी। ऑल प्रोविंसेस आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। इंडिया ऑर्डनरी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर डिफरेंट, यानी कि जो इंडियन लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिफरेंट है। बट ब्रिटिश के अंदर क्या है? ऑर्डनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? हमारा सेम है। याद है हम पढ़ते हैं कि कुछ कन्वेंशंस होती हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, तो इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ नहीं माना जाता, ठीक है। दीज आर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं है, मगर ब्रिटिश के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी इंक्लूड के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, कि जो ऑर्डनरी लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं देखा जाता, ठीक है। एविड आइसी said in his book Introduction of the Law of Constitution 1885, Constitution is the basically the result of ordinary law of the land, but Constitution is not the ordinary law of the land, but the supremacy of the Constitution in India। ठीक है, कि कौन सा? ये इसी पार्ट को शो कर रहा है कि एविड आइसी बोलते हैं कि ब्रिटेन के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ ऑर्डनरी लॉ ऑफ द लैंड। यहाँ पर कि जो हाँ रिजल्ट है वहाँ पर ऑर्डनरी लॉ ही क्या है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बट हमारा इंडिया के अंदर क्या है, इट इज़ नॉट द ऑर्डनरी ऑफ द लैंड बट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। वहाँ पर क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर कोई भी कन्वेंशन काम नहीं करेंगे। अगर जहाँ पर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स काम नहीं करेंगे, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया जो वही चीज़ वहाँ चलेगी इंडिया के अंदर। इवोल्यूशन क्या हुआ? मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किसका? ब्रिटेन का हुआ। तो मोनार्क डू नॉट हैव एनी पावर। यहाँ पर अब सिमिलर जैसे हम पढ़ते हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू दैट ऑफ मोनार्क ऑफ ब्रिटिश, कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं है, कि जैसे सिमिलर मोनार्क के पास भी ज़्यादा इतना कुछ खास पावर देखने को नहीं मिलती है। फिर आता हमारा फॉर्म ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। पहले तो सिमिलरिटीज़ देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो कहाँ से लगेगा? वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम, जिसको हम वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पर रेक्सलेक्स टू लेक्सलेक्स, कि यहाँ पर पहले किंग ही लॉ था, यानी कि जो जिसने जो किंग ने बोल दिया वही लॉ बन गया। जो इवॉल्व होकर क्या बने? लॉ इज द किंग। यहाँ पर जो अब लॉ है वही क्या है? किंग है, यानी कि जो लॉ बोलेगा वही क्या होगा? मतलब वही होगा, लॉ इज द किंग। तो इसका मतलब है लेक्स रेक्स एंड लेक्स रेक्स। फिर आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि टू हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होता है, हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटिश क्राउन होता है। ब्रिटिश
ब्रिटिश जो पार्ट होता है, ब्रिटिश पार्टीशन कितना होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यहाँ पे जुडिशरी के अंदर कम पावर होती है एज कम्पेयर टू द लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर होती है जुडिशरी से सिमिलरली। बट लेजिस्लेचर इज द हाउस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर सिमिलरिटीज बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कि जो लेजिस्लेटिव है, सॉरी जो एग्जीक्यूटिव है, कहीं ना कहीं वो लेजिस्लेटिव से ही निकली है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की बात कहाँ कर रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट ही तो है। एग्जीक्यूटिव है वो कहाँ से निकली है, वो हमारी लेजिस्लेचर से ही तो निकली है, यानी कि लोगों ने क्या बोलते हैं, लोकसभा क्या है, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों क्या है, हमारा लेजिस्लेचर ही तो है। और इसी लेजिस्लेचर से हमारे क्या निकले हैं, गवर्नमेंट निकलती है। ठीक है, वो क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव। समझ में आया? तो एग्जीक्यूटिव इज द एग्जीक्यूटिव हाउस इज लेजिस्लेटिव, या लेजिस्लेचर इज द हाउस ऑफ एग्जीक्यूटिव। कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री हाउस एंड देयर नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कुछ इनके अपॉइंटमेंट में डिफरेंसेस हैं। वर्किंग पीरियड ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, और हाउस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इन दोनों की जो वर्किंग पीरियड, इनका जो टेन्योर है, कहीं ना कहीं वो डिफरेंस है। मैं बताऊंगा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, आगे देखेंगे ये रहा। दिस इज, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है, और कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड वर्सेज द इंडियन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वही हमने एविडाइसी ने जो कहा था वही लिख दिया हमने यहाँ पर, राइट। चलिए, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ से तो लेजिस्लेचर से रिलेटेड या सिमिलरिटी से रिलेटेड या डिफरेंसेस से रिलेटेड, अगर सिमिलरिटी पूछा ये लिख दो, डिफरेंसेस आया ये लिख दो। नेचर ऑफ पॉलिटी के बारे में पूछे तो इतने सारे पॉइंट हैं। अगर सेपरेटली लोकसभा राज्यसभा से उसने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कि हाँ हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ, देखो यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स जो सिमिलर फुटिंग पे हमारा लोकसभा, कि जहाँ पर लोकसभा बोलते हैं, वहीं पर जो पॉपुलर हाउस, सब हम वैसे पॉपुलर हाउस कहते हैं, जो इंडिया का तो पॉपुलर हाउस है वो क्या है, हमारा लोकसभा। वैसे ब्रिटेन का जो पॉपुलर हाउस है उसको क्या कहते हैं हम, हाउस ऑफ कॉमन्स। मगर जो दूसरा हाउस है जो राज्यसभा के विपरीत में है, वो कौन सा है, हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो इसको हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन वर्सेस लोकसभा के बारे में डिफरेंस क्रिएट पूछ लिया क्वेश्चन, उसकी सिमिलरिटीज पूछ ली। तो ये क्या है कि वर्किंग पीरियड ऑफ द बोथ, दोनों का 5 साल वर्किंग पीरियड है। बोथ आर द पॉपुलर हाउस, दोनों को पॉपुलर हाउस किया जाता है, एंश्योर जनरल पब्लिक। ठीक है, और गवर्नमेंट रिमेन्स एज लॉन्ग इट इज गेट कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा, यानी कि जब तक लोगों का सपोर्ट रहेगा, यानी कि जब तक लेजिस्लेचर का सपोर्ट रहेगा, जब तक वो कॉन्फिडेंस में होंगे तब तक वो सरकार में रहेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स और राज्यसभा, सिमिलरिटीज क्या है, बोथ आर द अपर हाउस, दोनों अपर हाउस हैं। पार्टिसिपेशन इन द लॉ मेकिंग, हाँ जी, बोथ बॉडीज स्क्रूटनाइज लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट वर्क। हमें पता है ना कि जो कोई भी लॉ बनता है वो पहले क्या होता है, राज्यसभा में जाता है, फिर वो स्क्रूटनाइज होकर फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। हेल्प इन मेकिंग पब्लिक पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। तो सिमिलर है ये दोनों की। डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस क्या है कि पीपल आर अपॉइंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट विच आर नॉमिनेटेड। ठीक है, ये है इंडिया का, ये है हमारे इसमें अपॉइंटेड किए जाए। डिस्प्ले द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, नो फिक्स वर्किंग पीरियड, इनका कोई फिक्स वर्किंग पीरियड नहीं होता है, इनका 6 साल का होता है। सोवरन लेजिस्लेचर, सोवरेन होता है और लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी होती है, सोवरेन होता है, जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हर, इनका 6 साल का पीरियड होता है और हर 6 साल बाद चेंज होते रहते हैं, और इनका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़े डिफरेंसेस थे। सेम यहीं पर अगर हम बात कर दें तो यूएस की, इंडिया एंड यूएस आर द टू लार्ज डेमोक्रेसी, एग्जामिन द बेसिक टीनेंट्स, यानी कि सिद्धांत ऑफ विच दे टू पॉलिटिकल सिस्टम आर बेस्ड, यानी कि कौन कौन से सिस्टम सिद्धांत ऐसे हैं जहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमारा सिमिलरिटीज पूछ रहा है, जैसे हमारा इसमें रिटन है दोनों में, बिल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट्स हमारा यहीं से आया था। फेडरलिज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, कहीं से हम यहीं से लेके आए थे। ठीक है, पावर ऑफ चेक एंड बैलेंस है, रूल ऑफ लॉ है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, और क्या हमारा पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो लाए थे हम कहीं से यूएस से ही लेके आए थे। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो। तो ये सारी सारी क्या है, हमारी सिमिलरिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग ये। नाउ तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ हो गई, मगर इसके अंदर कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं। जैसे सिमिलरिटीज़ में एक हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी आ गई, कि पावर ऑफ इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्फोर्स द लॉ, यानी कि जुडिशरी के पास होता है कि पावर की वो लॉ को इंटरप्रेट कर सकता है, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकता है। ठीक है, कुछ नोटेबल डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि नेचर ऑफ द पॉलिटी इज फेडरेशन टाइप विच इज, सेंटर की जो पावर है वो कहीं ना कहीं स्टेट के लगभग क्या है, इक्वल है। मगर इसके अंदर क्या है, हमारा सेंटर की पावर
ज़्यादा है। एक होती है कन्फेडरेशन, जो कि हमने स्विस में पढ़ी थी कि स्टेट ज़्यादा पावर होता है सेंटर से, दिस इज कन्फेडरेशन। और दिस इज फेडरेशन, जहाँ पर सेंटर और स्टेट की पावर क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल सी होती है। ठीक है। और यहाँ पर जो इंडिया की है वहाँ पर सेंटर की पावर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर यूनियन की सुप्रीमेसी है। फिर आता हमारा इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन एंड इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। यहाँ पर इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन एंड डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, यानी कि जो स्टेट है वो, कि यहाँ पर इन डिस्ट्रक्टेबल स्टेट से मतलब क्या है कि जैसे हमने अभी पता है ना, आपको पता है और तेलंगाना कैसे बना, ठीक है, आपको पता ही होगा उत्तराखंड कैसे बना, तो आपको समझ में तो आ रहा है डिस्ट्रक्टेबल स्टेट बट इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यूनियन को नहीं डिस्ट्रक्ट मतलब नहीं तोड़ सकते, बट हाँ स्टेट को जरूर तोड़ सकते हैं। यहाँ पर दोनों ऐसे ही हैं। जुडिक्शन आता है, फेडरल कोर्ट्स एंड स्टेट कोर्ट जुडिक्शन आर डिफरेंट। यहाँ पर दोनों की जो जुडिक्शन है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पर सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी होती है जो सिंगल यूनिफाइड है। फिर था इन यूएसए 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन सीनेट, यानी कि सीनेट के अंदर, अब सीनेट क्या होता है वो भी आगे जैसे मैंने बताया था वो भी देखेंगे, सीनेट किसको कहते हैं। ठीक है, कि जो सीनेट होता है उसके अंदर जो जैसे सीनेट होता है हमारा राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो सीनेट के यहाँ पर जो हर स्टेट से 2 मेंबर आते हैं, मगर इंडिया के अंदर डिफरेंट मतलब चीज़ों का जो चीज़ होती है वो अलग होती है। जैसे राज्यसभा रिप्रेजेंट वेरियस अक्रॉस इट ऑल्सो, यानी कि स्टेट के अलावा भी अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बट इसके जैसे यूटीज़ के होते हैं। तो इन यूएसए के अंदर क्या होता है, हमारा 2 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट्स वो सीनेट के मेंबर बनेंगे। ठीक है, यानी कि हर स्टेट से 2 मेंबर होंगे और सीनेट के अंदर जाएंगे। प्रोविजंस आर रिजिड इन द यूएस, को समझ में आना है, सीनेट और राज्यसभा, यस अब समझ में आया। ये दूसरा सेकंड हाउस है, पॉपुलर हाउस जो है हमारा वो दूसरा। प्रोविजंस आर रिजिड इन यूएसए, प्रोविजंस जो होते हैं हमारे यहाँ पर फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड दोनों होते हैं। डबल सिटीजनशिप होती है, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप होती है। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों अलग अलग होता है। अदर डिफरेंसेस जैसे हमारा टेन्योर ऑफ द बोथ हाउसेज अलग, जैसे लोकसभा का 5 साल है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 साल है, ठीक है, राज्यसभा का 6 साल है और सीनेट का 6 साल है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा यूएस और इंडिया, इंडिया यूएस के अंदर जो पॉपुलर हाउस होता है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूएस की, और इसका राज्यसभा जो सेकंड हाउस है उसको कहते हैं हमारा हाउस ऑफ सीनेट। इंडिया के अंदर तो बताइए हमारा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और लोकसभा ये उनको क्या कहते हैं, हमारा पॉपुलर हाउस। ठीक, समझ में आ गया। अब ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। जो सिमिलैरिटीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ाई थी वही हैं, डिफरेंसेस वही हैं। डिफरेंसेस इन देयर एक तो सिंगल यूनिफाइड है, एक सिंगल यूनिफाइड नहीं है अबाउट द जुडिशरी। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे, इसके अंदर 3 टीयर इंटर, इसमें 2 टीयर फेडरल स्टेट नॉट इंटीग्रल। अब ये पता नहीं क्या लिखा है, मेरे को खुद समझ में नहीं आया तो इसको काट देना। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो देख लेना। तो जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है, ऑब्वियसली पता है इंडिया के अंदर कोलिजियम सिस्टम है, और इसके अंदर क्या है हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है विद सीनेट अप्रूवल, सीनेट अप्रूवल करती है, फिर क्या करता है हमारा जज को अपॉइंट किया जाता है। टेन्योर कितना है हमारा 65 सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का 65 साल। ठीक है, मगर यहाँ पर एज सच कोई प्रोविजंस नहीं है किसके अंदर, हमारे यूएस के अंदर। यहाँ पर क्या है, लाइफ टाइम, LIFE लाइफ टाइम, लाइफ टाइम लिखा है। ठीक, एडवाइजरी जुडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 143। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है। रिमूवल ऑफ द जुडिशरी, स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउस प्लस प्रूव मिसकंडक्ट। ठीक है, कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा दोनों हाउसेस के अंदर, और क्या होना चाहिए, जो मिसकंडक्ट होना चाहिए, प्रूफ मिसकंडक्ट होना चाहिए। रिमूवल बाय द इम्पीचमेंट बाय पॉलिटिकली सिंपलर, यहाँ पर जो रिमूवल होता है वो थोड़ा सिंपल होता है देखने को मिलता है। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ है जज और के, यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, वैसे ये जज की फॉर्म में सारे सारे जुडिशियल है। पास्ट ईयर में शायद 2025 के अंदर इससे रिलेटेड यूएस के जुडिशरी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आया था, तो उसी से रिलेटेड हो गए। ठीक है, अब आता है हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड लोकसभा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और लोकसभा में क्या क्या चीज़ें
हैं, देखो कि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और सेपरेट है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव और सेपरेट, यानी कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का हाउस नहीं है, यहाँ पर लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव का हाउस होता है, जो हमने ब्रिटेन के अंदर पढ़ा था। ब्रिटेन में तो वैसे इंडिया के सिमिलर था, बट यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता है। फाइट इन इलेक्शन फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूंसी इन विच ही हैज़ टू बी वोट, फाइट ऑफ द इलेक्शन फॉर्म ऑफ एनी स्टेट, यानी कि आप किसी भी इलेक्शन में फाइट कर सकते हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, किसी भी स्टेट से, ठीक है। मगर आप इसके अंदर उसी से फाइट कर सकते हो जिस आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको 2 साल का टेन्योर होता है, 5 साल का होता है। प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट स्टार्ट फ्रॉम, जो प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट होता है वो स्टार्ट होता है हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। इसके अंदर किसी भी हाउस से हो सकता है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। फिर आता है हमारा हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटीज क्या है, बोथ आर पॉपुलर हाउस हैं, अपहोल्ड डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, और क्या हमारा प्रॉमिस प्रिंसिपल ऑफ फेडरल एंड प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिखा है ये पता नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर फ्रॉम द कंट्री पीपल, कि अब ये भी मेरे को पता नहीं मैंने क्या लिखा है, सेंटेंस ही थोड़ा अजीब है, ठीक है। सिमिलरिटीज़ थोड़ा नेट पर सर्च मारना और उससे देख लेना, इतनी ज़्यादा मैंने लिखी नहीं है। और डिफरेंस क्या है हमारा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल है, ऊपर वैसे देख लिया था 5 साल है 2 साल है, ये भी पढ़ लिया था। नॉमिनेशन बेस्ड ऑन, यहाँ कुछ डिफरेंस कर दिया, कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि पहली बात हम ऊपर जो बात कर रहे थे वो हम लोकसभा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएस की बात कर रहे थे, मगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की यूएस और यहाँ पर ब्रिटेन की सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वैसे ऊपर लिखवाए तो थे आपको सिमिलरिटीज़, मतलब हाउस ऑफ कॉमन की क्या क्या पॉइंट्स हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स के तो आपको पता ही है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवा दिए। फिर भी ये देख लेते हैं कि थोड़े बहुत तो मैंने यहाँ पर लिखवा दिए, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा और लिखवा देता हूँ। कि डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है दोनों के अंदर, जहाँ पर जो मेंबर है वो इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से होता है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, जो फाइनेंशियल पावर है, ठीक है, यानी कि मनी रेवेन्यू बिल्स ओरिजिनेट इन द लोअर हाउस, कि जो भी फाइनेंशियल पावर है, जो कि मनी बिल या फिर रेवेन्यू बिल जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, लोअर हाउस से होते हैं, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारा लेजिस्लेटिव रोल। लेजिस्लेटिव रोल दोनों के अंदर सेम ही होता है कि हाँ कोई भी पॉलिसी बनानी है तो पहले क्या करेंगे, दोनों की क्या करेंगे, डिबेट करेंगे, ठीक है, या फिर उसको अमेंड करेंगे या फिर इसको पास लॉ करेंगे, यानी कि लॉ को पास कर देंगे, ठीक है। तो 3 और ऐड ऑन कर लेना, एक दो ऊपर से उठा लेना, काम हो जाएगा, 4 5, ठीक है। डिफरेंसेस क्या हैं, डिफरेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं कि एक के अंदर पार्लियामेंट्री है, ठीक है, एक के अंदर प्रेसिडेंशियल है, ठीक। एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, जो कि इंडियन का सेम ही है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है हाउस के, ठीक है। दूसरा है कि दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, जैसे हमारा पीएम है या फिर सीओएम है, यानी कि बेसिकली एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। यहाँ पर जो सिमिलर इंडिया का जैसा है कि हमारा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा, बट यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट तभी हट सकता है क्योंकि यहाँ पर इम्पीचमेंट की ज़रूरत होती है, यहाँ पर इम्पीचमेंट है, यहाँ पर मैक्सिमम 5 साल है और यहाँ पर 2 साल है टेन्योर। ये थोड़ा यूनिटरी है, ऑब्वियसली बात है, ये फेडरल है, ठीक है। जो स्पीकर होता है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पार्टीशन लीडर होता है, ठीक है। बट यहाँ पर जैसे सिमिलर, तो मोस्टली जो ब्रिटेन की जो चीज़ें हैं वो सिमिलरली हमारी इंडिया की तरफ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कि हाँ क्योंकि ऑब्वियसली बात है कॉलोनियल एक छाप तो देखने को मिलेगी और ज़्यादातर वहीं से आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा कि हमारा जैसे जुडिशियल रिव्यू इंडिया के अंदर है, बट हाँ ब्रिटेन के अंदर ही एब्सेंट देखने को मिलता है, बट जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ है, यूएस के अंदर, जो हमने इंडिया ने यूएस से ही अपनाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिफरेंसेस हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, मैंने आपको सारी करवा दी हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे या बन गए हैं, ठीक, मैंने अपनी तरफ से तो करवा दिए हैं, बाकी आप और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो इट्स ऑल अप टू योर नीड, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना कर सकते हो। मैं यही बोलूँगा कि पहले जितना करवाया है आप उतना कर लो, उतना इनफ हो जाए, उतना हो जाए, उसके बाद ही कहीं और आगे कूदना। नहीं हो रहा तो आप एक, मुझे लगता है एक शायद कैनेडियन
के ऊपर शायद थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, तो उसके ऊपर कर लेना, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो फिर ठीक है, हमारा आज का कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पूरा मैंने आपने ख़त्म करवा दिया है पास्ट ईयर क्वेश्चन के साथ साथ। आगे जो भी बचता है फिर हम करेंगे क्या, यूनियन एंड स्टेट, फिर राज्यसभा, फिर स्पीकर भी आएगा, फिर डेप्यूटी स्पीकर न्यूज़ में भी है, उसको भी देख लेंगे, फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं। सो जो भी हमारे प्रीलिम्स में आते हैं या बेसिकली हमारा न्यूज़ में रहते हैं वो हम ईजिली कवर कर लेंगे, और PYQ भी देख ही रहे हैं, और साथ साथ में आपको बताइए मैं हल्का फुल्का न्यूज़ का भी रेफरेंस आपको करवा ही रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट का करवाया था लास्ट टाइम, प्रेसिडेंट रूल क्वेश्चन नहीं बनाया बट हाँ बन सकता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया क्योंकि न्यूज़ में था। ठीक, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।